नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के 5 सबसे बड़े ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स की। हाँ, ये वो नाम हैं जो मतलब अपनी शान, अपनी विरासत और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और इनकी ब्रांड वैल्यू भी जबरदस्त होती है। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स हैं जी। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन टॉप पे है, क्यों है और इस लिस्ट में क्या कुछ दिलचस्प चल रहा है। हाँ, देखते हैं क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी शायद खबर है टॉप स्पॉट पे, वहाँ कुछ बदलाव हुआ है हाल में। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। असल में हर्मेस अब टॉप पर आ गया है। अच्छा। हाँ, खास तौर पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, मतलब शेयर बाजार में कंपनी की जो कुल कीमत है, उस हिसाब से हर्मेस ने एलवीएमएच को पीछे छोड़ दिया है। ओह वाओ। और अब वो दुनिया की सबसे मूल्यवान लग्जरी गुड्स कंपनी है। हाँ, हर्मेस का एलवीएमएच से आगे निकलना, ये तो सच में बड़ी बात है। रिपोर्ट्स क्या वजह बता रही हैं इसके पीछे? कोई खास स्ट्रैटेजी? हाँ देखिए, रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही हैं कि हर्मीज का अपनी सप्लाई चेन पर जो कंट्रोल है वो बहुत मजबूत है। और उनके जो सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बर्किन बैग, उनकी सप्लाई वो जानबूझकर लिमिटेड रखते हैं। अच्छा, डिमांड से कम। हाँ बिल्कुल। इससे ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। हम्म। जबकि एलवीएमएच मतलब लुई विटॉन मोइट हेनेसी, वो अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उनके पास 70 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन शायद हर्मीज की जो ये फोकस्ड स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त ज्यादा काम कर गई है। समझ गई। तो ये एक तरह से फोकस बनाम स्केल की कहानी हो गई। एलवीएमएच भले ही अब दूसरे नंबर पर है, लेकिन लग्जरी वर्ल्ड में उनका दबदबा तो मतलब अभी भी वैसा ही है ना? अरे बिल्कुल। एलवीएमएच का पोर्टफोलियो इतना फैला हुआ है। फैशन, वाइन, शैंपेन, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, सब कुछ। वो साइज और असर के मामले में अभी भी जबरदस्त हैं। उनकी पहुंच बहुत गहरी है। ठीक है। तो एलवीएमएच दूसरे पर, अब अगर हम शनेल की बात करें तीसरे नंबर पर, उनकी भी अपनी एक अलग ही पहचान है, हमेशा क्लासिक, टाइमलेस। सही कहा। शनेल तीसरे स्थान पर है। और उनके बारे में एक खास बात यह है कि हाल ही में वो फ्रांस का सबसे मूल्यवान लग्जरी फैशन ब्रांड बना है। अच्छा, फ्रांस का सबसे मूल्यवान? हाँ, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि शनेल एक प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। उनकी जो टाइमलेस अपील है और ब्रांड पहचान, वो उन्हें लगातार टॉप पर बनाए रखती है। हाँ, ये सचमुच कमाल की बात है। प्राइवेट कंपनी होके भी इतनी बड़ी वैल्यूएशन। चलिए चौथे नंबर पर आते हैं, डियोर। डियोर तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, चाहे वो हॉट कुट्योर हो या रेडी टू वेयर। हाँ बिल्कुल। और डियोर वैसे एलवीएमएच ग्रुप का ही हिस्सा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ओह राइट। और वो लगातार टॉप ब्रांड्स में अपनी जगह बनाए रखता है। शायद उनकी कामयाबी का एक राज ये है कि वो हॉट किचोर और रेडी टू वेयर दोनों पर बराबर ध्यान देते हैं। ये हॉट कुचोर और रेडी टू वेयर में क्या फर्क है? थोड़ा सा बताएंगे? हाँ देखिए, हॉट किचोर मतलब वो खास हाथ से बने बेहद महंगे यूनिक कपड़े होते हैं जो खास क्लाइंट्स के लिए बनते हैं। ओके। और रेडी टू वेयर वो डिजाइनर कलेक्शन है जो फैक्ट्री में बनता है और स्टोर्स में मिलता है। तो डियोर दोनों करता है। इससे वो फैशन में लीडरशिप भी दिखाते हैं और बड़ा मार्केट भी कैप्चर करते हैं। ये दिलचस्प है कि वो दोनों दुनियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं। अच्छा, और लिस्ट में पांचवा नाम है गुची, इटली का एक और पावर हाउस। हाँ, गुची जो केरिंग ग्रुप का हिस्सा है, वो अपनी बेहतरीन इटालियन कारीगरी और एक कह सकते हैं बोल्ड डिस्टिंक्ट स्टाइल के लिए जाना जाता है। हाल के सालों में उन्होंने अपनी इमेज को काफी बदला भी है, थोड़ा मॉडर्न किया है, खासकर यंग कस्टमर्स को खींचने के लिए। हाँ, वो दिखता है। और अलग-अलग पॉपुलैरिटी और ब्रांड वैल्यू रैंकिंग्स में भी गुची का नाम लगातार ऊपर रहता है। उनकी मार्केटिंग, उनके डिजाइन, उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। तो संक्षिप्त में अगर कहें तो हमारे सोर्सेज के हिसाब से 2025 के टॉप 5 ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स ये हैं। नंबर 1 पर हर्मीज, फिर एलवीएमएच, शनेल, डियोर और गुची। हर एक की अपनी कहानी, अपनी ताकत। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये लग्जरी मार्केट कितना डायनामिक है। मतलब चीजें बदलती रहती हैं। हर्मीज टॉप पर आना, शनेल का फ्रांस में सबसे मूल्यवान बनना। सही कहा। ये दिखाता है कि यहाँ कुछ भी स्टैटिक नहीं है। और एक और दिलचस्प बात जो इन विश्लेषणों से निकलती है वो ये है कि ये ब्रांड सिर्फ महंगा सामान नहीं बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं फिर? वो एक तरह से प्रतिष्ठा बेच रहे हैं, एक विरासत, एक खास अनुभव बेच रहे हैं, और शायद यही उनकी असली वैल्यू है। इसी वजह से वो मुश्किल आर्थिक दौर में भी टिके रहते हैं, बल्कि बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक पूरा पैकेज है। खैर,
यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम अपने सुनने वालों के लिए, हाँ बिल्कुल। कि जिस तरह ये बड़े ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स फल फूल रहे हैं, उसका दुनिया भर के जो लोकल कारीगर हैं, पारंपरिक शिल्प हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है? ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है या कहीं उनकी कला को पीछे धकेल देता है? इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और गहराई से विचार किया जा सकता है।